नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल सितारे में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने सपनों को जिया है और उस सपने तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और अपने पीछे आने वाले जो बच्चे हैं या जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका भी वो निभा रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से निकलकर माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है और वो पहुंची है स्टूडियो हमारे पास। सबसे पहले याशी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। याशी से मैंने कहा था आपसे कि जब आप माउंट एवरेस्ट फतेह करके लौटे हैं तो मैं आपका इंटरव्यू जरूर लूंगी और ये वो मौका है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ की बेटी हैं आप। सबसे पहले तो ये बताइए कि उस ऊंचाई को छूने का जो अनुभव है वो कैसा होता है, वो जरूर शेयर करिए। वो अनुभव मैं बताना चाहूंगी, छूने के साथ साथ उस ऊंचाई तक पहुंचने का जो जर्नी होता है वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है और बहुत ही ज्यादा, मैं कहना चाहूंगी, शब्द नहीं है मेरे पास उसको बताने के लिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं कैंप 4 से, जो कि 8000 मीटर पे है, और समिट के लिए जब मैं निकली तो मैं जो चीज नोटिस कर सकती थी, मैं देख सकती थी सुबह सनराइज होने वाला था और एक ऑरेंज लाइन हो गई थी। वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब लाइफ का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, क्योंकि शायद मैंने वैसा कभी नहीं देखा। और क्योंकि मैं सबसे ऊंचे पीक के चढ़ाई कर रही थी तो जितनी भी पीक्स थी उसके आसपास वो सब नीचे थी और जो हम बादलों को हमारे ऊपर देखते हैं वो बादल सारे मुझसे नीचे थे। तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और जब मैं लगभग समिट से 1 घंटे दूर थी और मैं समिट को देख सकती थी तो मुझे अंदर से ही गुदगुदी हो रही थी कि मैं बस अब जो सपना मैंने इतने सालों से देखा है, मेरा 8 साल का जो सपना है वो पूरा होने वाला है और मैं समिट पे पहुंचने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था समिट पे पहुंचते हुए। बिल्कुल। कुछ ऐसी खुशी होती है याशी, मैं समझ पा रही हूँ, उसको शब्दों से बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूँ कि छत्तीसगढ़ की पहली यंगेस्ट लड़की है याशी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सवाल ये है याशी कि इसके पहले भी आपने ये जर्नी की थी, जो बचपन से एक मोटिवेशन होता है हर किसी का अपने करियर को लेकर, सपनों को लेकर, तो ये ऊंचाई पे चढ़ने की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली आपको? वो प्रेरणा मुझे अरुणिमा सिन्हा मैम से मिली। मैंने उनके बारे में एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था उनका एक पैर नहीं है और उसके बावजूद उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक समिट किए हैं। तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रही है और हमेशा मेरी रोल मॉडल भी रही है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि जब मैंने इस ड्रीम के बारे में मेरे पेरेंट्स को बताया, उनका इस ड्रीम में मेरा सपोर्ट करना मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। क्योंकि अगर कोई और स्पोर्ट्स होता तो बात अलग होती, लेकिन ये पर्वतारोहण है जहां हमें माइनस टेम्परेचर पे रहना पड़ता है और खतरनाक वेदर झेल के आगे बढ़ना होता है, तो उसमें डेफिनेटली मम्मी पापा डर जाएंगे, पर उनका सपोर्ट होना मेरे लिए सबसे बड़ी अहम बात थी और मेरा मोटिवेशन था। माउंट एवरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर शुरुआत जब आपने की होगी तो इसको दिशा देने के लिए जो पहला पड़ाव रहा होगा वो कैसे आपने किया और यहाँ तक आप पहुंची, वो सफर कैसा था? जी, तो जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है, और फिर उसके बाद मेरे पापा का सपोर्ट था, मम्मी थोड़ी डरी हुई थी बट उनका भी सपोर्ट मिला मुझे। और उसके बाद पापा ने मुझे इसके कोर्सेज के बारे में सर्च करके बताया। उस समय इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उन्होंने कहीं कहीं से पता किया और उन्हें पता चला कि दार्जिलिंग में और उत्तरकाशी में कई जगह ऐसे हैं जगह जहाँ कोर्सेज होते हैं, और फिर उन्होंने मेरा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए एडमिशन करवाया। चुनौतियां जो होती हैं याशी किसी भी पर्वतारोहण के लिए, तो यहाँ पर भी क्या जेंडर के हिसाब से, क्योंकि लड़कियों का शरीर जैसा कि हमको लगता है कि थोड़ा नाजुक होता है और विपरीत परिस्थितियों में शायद हम शारीरिक उतना सक्षम नहीं होते हैं, तो क्या ऐसी चुनौतियां होती हैं लड़की और लड़कों के लिए लिहाज से, क्योंकि हमारे पास चुनौती डबल होती है लड़की होने के साथ? बिल्कुल। तो ऐसा ही बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस मैंने पहली बार मेरे माउंटेनियरिंग करियर में अभी माउंट एवरेस्ट पे किया। जो फीमेल दिक्कतें होती हैं मेंसेस की, वो मुझे माउंट एवरेस्ट के समिट के 2 दिन पहले हुआ और मैं डेफिनेटली डर गई थी उस चीज से, क्योंकि मैंने कभी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एक बार मन में कोई चीज सोच ले तो वो बिल्कुल कर पाते हैं, और हमें तो पता है वो हमारा लाइफ का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमें कहीं भी दिक्कत होनी चाहिए।
तो उसको साथ अपने साथ एज अ मोटिवेशन रखते हुए मैं आगे बढ़ी और उसको पॉजिटिवली लेते हुए मैं आगे बढ़ी और उसके साथ मैंने फिर समिट किया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ आपने एक और भी खूबी हासिल की कि वो भी चढ़ाई की। मैं चाहूंगी कि उसका जिक्र भी आप करिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है, फिर पैरेलल एक और भी ऊंचाई को छूना, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, उसके साथ ही साथ मैंने जो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है माउंट लोत्से, वो भी मैंने क्लाइंब किया और ये दोनों पीक मैंने कुल 26 घंटे के अंदर क्लाइंब करी है। और ऐसा करने वाली इंडिया से अभी तक मैं पहली बेटी हूँ जिसने ऐसा किया है और सबसे यंगेस्ट भी हूँ, तो ये करके मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी बनता है। और माउंट लोत्से के लिए डिसाइड करना माउंट एवरेस्ट के बाद में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि लोग जब एवरेस्ट भी क्लाइंब करते हैं तो उनकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि उसको क्लाइंब करते हुए या उसको वापस आते हुए ही उनकी ऑन द वे डेथ हो जाती है। तो जब मैं एवरेस्ट समिट करके वापस आ गई तो मैंने जब ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे लोत्से भी जाना है, तो वो डिफिकल्ट था। मेरे शेरपा तो मुझे डरा रहे थे कि वो डिफिकल्ट है और डेफिनेटली वो एवरेस्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने अपने शेरपा को बोला कि शेरपा दाई, मैं यहाँ बैठ के तो डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगी, भले ही मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़े। तो मैंने अटेम्प्ट की, कोशिश में मैं गई और वो कोशिश सफलता में बदल गई और आज मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया। चलिए, उसके लिए भी बधाई आपको। और माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने की बात से पहले आप पहले ही 3 द्वीप की चढ़ाई कर चुकी हैं, उसके बारे में आप अपना अनुभव बताइए। और वो जो माउंटेनिंग थी, क्या उसका सपोर्ट हमको उसका जो एक्सपीरियंस है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में मिलता है, उसका फायदा? जी बिल्कुल, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि माउंटेनियरिंग जहाँ आपको खुद की फिजिकल और फिटनेस और मेंटल फिटनेस डेवलप करने का गेम है, तो वो आपकी तभी डेवलप हो सकती है जब आप दूसरे माउंटेन क्लाइंब करके एक्सपीरियंस ले। तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस था दूसरे महाद्वीपों को क्लाइंब करने का, वो डेफिनेटली मेरे लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे पता था कि कब अगर कभी वेदर चेंज होता है या कुछ होता है या कुछ दिक्कतें आती है तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। और कई, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में साउथ अमेरिका का पीक क्लाइंब किया था, वहां की विंड कंडीशंस बहुत ज्यादा रहती है हमेशा से, तो वहां पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मेरे माउंट एवरेस्ट पे काम आया। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस हमेशा काम आते रहते हैं। अच्छा, कितने दिन के एक पर्वतारोहण होने के बाद में जो दूसरे पर्वतारोहण पे जाना है, जाहिर सी बात है अगर देश अलग है तो वहाँ की चुनौतियां भी अलग होती हैं, तो क्या इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से आप लोग करते हैं और कितना वक्त लगा इस ट्रैक को पूरा करने में? इस ट्रैक को पूरा करने में करीबन 50 दिन लगे मुझे। और रही बात ट्रेनिंग की, तो मैं पिछले 8 से 9 महीने से ट्रेनिंग कर रही थी और ट्रेनिंग के साथ में हर 2-3 महीने में क्लाइंब करती थी। तो इससे ट्रेनिंग का हिस्से में मेरा यही रहता था कि मेरी रनिंग रहती थी सुबह और उसके बाद योगा क्लासेस रहती थी। और हमारे रायगढ़ में एक पहाड़ मंदिर है जिसमें कुल 500 सीढ़ियां हैं, तो उसको मैं 4 से 5 बार क्लाइंब करती थी बैग लेके, जिससे कि बैग उठा के मेरी चलने की आदत भी रहे। फिर मेरी इवनिंग में साइकिलिंग रहती थी 25 से 30 किलोमीटर की, और उसके बाद में मेरा जिम सेशन रहता था। तो पूरा दिन भर का शेड्यूल मेरा ऐसा ही रहता था कि मैं वर्कआउट में ही ओरिएंटेड रहती थी। और साथ ही साथ मैं कोशिश करती थी, मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम पानी का एक टब भर के उसमें बर्फ डाल के अपने आप को उसमें रखो, जिससे कि मेरे फिंगर्स को टेम्परेचर की आदत हो। तो वो भी मैं प्रैक्टिस करती थी, जिससे कि वहां के माइनस टेम्परेचर में मैं सस्टेन कर पाऊँ। ये जो छोटी छोटी जो सीख थी, चाहे घर के लोगों की है चाहे ट्रेनिंग की हो, ये कितनी काम आती है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर, वहां के चैलेंजेस कहाँ नहीं जा सकता कि किस समय सडन कौन सा वेदर है और कैसा है। तो विपरीत परिस्थितियों से जो निर्णय लेना है, क्या कभी ऐसा मौका आया कि आपने देखा कि कुछ लोग घबरा के चले आए या हमारी ही हिम्मत, हमारा हौसला जो पस्त हो रहा है? क्या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा अनुभव जो शेयर करना चाहें आप? जी बिल्कुल, हमारी ही टीम में कुल 12 लोगों की हमारी टीम थी और जिसमें से बस 5 लोगों ने समिट किया। कई लोग तो लास्ट कैंप तक पहुंचने के बाद भी हार मान गए और उन्होंने वहां से वापस जाने का निर्णय लिया। तो ये सब लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो वहां के वेदर कंडीशन से डर जाते हैं या फिर उनको पहले उतने एडवर्स वेदर का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो वो डर के मारे फिर वहां से हार मान जाते हैं। और कई बार तो मैंने अभी अपने साथ ही देखा कि हमारे ही टीम मेंबर्स में कुछ लोगों को फ्रॉस्ट बाइट्स भी हो गई थी। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने लेयरिंग्स का ध्यान नहीं रखा।
क्योंकि वहाँ -35 डिग्री का टेम्परेचर था और वहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना था लेयरिंग्स का, और साथ ही साथ हमें चलते हुए खाने का और पीने का भी ध्यान रखना था जिससे कि हमारी बॉडी वार्म रहे। और क्या होता है कि जब हम क्लाइंब करते हैं तो हमारा वहाँ ऑक्सीजन वैसे ही लो है और हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी कोशिश ये करती है कि जो हमारे बड़े ऑर्गन्स हैं उनको ही वो काम करे, वो कोशिश उसको ध्यान दे, उसको ध्यान दे, ज्यादा ऑक्सीजन वेस्ट ना करे फिंगर्स तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। तो ये सारी चीजों से डर के भी कई लोग को मैंने वापस आते हुए देखा है। बाकी जगह की ट्रैफिक तो समझ में आता है, लेकिन अभी जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि माउंट एवरेस्ट में भी ट्रैफिक जैसी स्थिति है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई वहां पर भी ऐसी सिचुएशन में ट्रैफिक लगी हुई है जहां एक दोनों ही साइड पे खाई है और रास्ता भी एक है, तो उस ट्रैफिक के बारे में बताइए कि वास्तव में क्या स्थिति है माउंटेन की। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो एवरेस्ट का रास्ता है वो पहले से ही एक रोप के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है, तो हम वो रोप छोड़ के चल नहीं सकते। और क्लाइंबर्स में कई क्लाइंबर्स ऐसे होते हैं जो फास्ट चलते हैं और जो स्लो चलते हैं, तो इसीलिए जब हम वो एक सिंगल रोप पे चलते हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। और एवरेस्ट की क्लाइंबिंग पे एक पॉइंट आता है हिलेरी स्टेप का, जो कि पूरा रॉकी पॉइंट है। और क्योंकि हमने शूज में हमारे क्रैम्पॉन्स पहने हुए जो कि कांटों वाले मेटालिक शूज हैं, तो बर्फ पे उसमें चलना तो आसान होता है, लेकिन जब हम रॉक पे चलते हैं तो वो चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत फिसलन भरा हो जाता है। तो इसलिए जब लोग धीरे धीरे उसको क्रॉस करते हैं तो उस पॉइंट पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हिलेरी पॉइंट है वो समिट के थोड़ा पास है, तो समिट से लोग वापस आते होते हैं और लोग यहाँ से समिट की तरफ जाते रहते हैं। तो उस पॉइंट पे आने वाले जाने वाले दोनों एक तरफ एक सिंगल रास्ता है जाने के लिए, तो इसीलिए वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अच्छा याशी, ये जो पूरा आप लोगों का सफर है समिट तक पहुंचने का, क्या आपको लगता है कि सुबह से लेकर रात तक आप आ जाते हैं, या इस बीच में कहीं ऐसा भी है कि आप रात में रुकते हैं, या ये कैसा होता है? ये मुझे लगता है कि आम दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी, तो अगर हम देखें, जब हम बेस कैंप से स्टार्ट करते हैं, बेस कैंप के बाद में हमारे 4 कैंप्स और होते हैं, और उन चारों कैंप्स में हम हर दिन मतलब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके और दोपहर 12 या 2 बजे तक हम उस कैंप में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमेशा 2 बजे के बाद ऐसा होता है कि वेदर चेंज होता है, तो हम नाइट स्टे वहां करते हैं। लेकिन जब हम लास्ट कैंप 4 पहुंचते हैं तो उस रात हमको लगभग 2 बजे हम पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उसी शाम हमें हमारे समिट के लिए स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हम पूरा दिन वहां नहीं रुक सकते क्योंकि हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन में होते हैं। अच्छा। तो हम कैंप 4 से ही समिट हमारा स्टार्ट कर देते हैं, शाम को बस 2-3 घंटे का रेस्ट लेते हैं और फिर समिट पुश के लिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि मान लीजिए जैसा कि ट्रैफिक का जिक्र किया, चढ़ने में बहुत वक्त लग गया, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो वहां पर फिर कैसे मेडिकल सपोर्ट कैसे मिल पाता है? क्या इसकी कोई व्यवस्था वहां पर सरकार के द्वारा या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ की जाती है सपोर्ट आपको? ऐसा होता है कि जब हम कैंप 4 से निकलते हैं तो उतने पूरे रास्ते के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास और हमारे शेरपा के पास होती है। अगर उससे ज्यादा लगने की नौबत आई, अगर हम ट्रैफिक में फंस गए, तो हम ज्यादा देर वहां वेट नहीं कर सकते और हमें फिर हमारा एक्सपीडिशन बीच में छोड़ के ही वापस जाना होता है, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम वहां पे अपनी लाइफ भी खो सकते हैं। लाइफ खोने के से बाद से मुझे जिक्र पता चला ये भी कि जो ये रास्ता है आपका, वो जो ऊपर पहुंचते हैं आप, बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, और कई बार ये कहा जाता है कि डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई होती हैं। क्या इसको देखकर कभी आपको लगता है कि एक डर हो गया कि नहीं अब मुझे इससे आगे नहीं जाना है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां से लौट आए, ऐसा कुछ अनुभव आप? हाँ मैम, कई बार ऐसा होता है। मतलब जब मैं 21 में अटेम्प्ट कर रही थी तब मेरा लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था, जब मैंने डेड बॉडी देखी थी तब मुझे डर लगा था। बट इस साल मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ, मुझे पता था कि मुझे ऑन द वे डेड बॉडीज देखने मिल सकती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति मुझसे एक दिन पहले क्लाइंब कर रहा है और उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई और वो खत्म हो गया है। तो वो सारी चीजें हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। और अभी तो ये भी हुआ कि जब मैं लोत्से क्लाइंब कर रही थी तो लोत्से के जस्ट समिट के 100 मीटर नीचे ही जो समिट की जो रिच थी, वहां पे एक डेड बॉडी, वहां पे हमेशा से एक डेड बॉडी है। तो वो देख के मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी निगाहें उधर जाएं, बट चली जाती हैं, आंखें वहीं जाती हैं।
तो वो थोड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। हाँ, लोत्से के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी आपसे आशी कि माउंट एवरेस्ट से कितनी डिफिकल्ट है ये। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो बहुत ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये इसकी क्या चैलेंजेस है, इसमें क्या चुनौती है चढ़ाई में? इसकी चैलेंजेस सबसे ज्यादा यही है कि बहुत ज्यादा स्टीप है इसका क्लाइंब। एवरेस्ट तो फिर भी हम स्टीप के साथ साथ थोड़ा प्लेन एरिया आता है और थोड़ा ऊपर नीचे रहता है रास्ता, बट लोत्से के क्लाइंब पूरी हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री या 80 डिग्री ग्रेडियंट में थी। तो कहीं पे भी हमें रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला कि हम कहीं रुक के पानी भी पी पाए। और साथ ही साथ उसमें एक गली वाला पार्ट आता है जो कि पूरा रॉकी सेक्शन से घिरा हुआ है और जहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, तो वो बहुत रिस्की पार्ट हो जाता है कि अगर कभी गलती से कोई बड़ा पत्थर हमारे सर पे लगा तो पता नहीं क्या होगा। तो बहुत डरते हुए उसको क्लाइंब करना पड़ता है क्योंकि कभी भी कोई रॉक फॉल हो सकता है वहां। चलिए, आपने उस चुनौती को पार किया, सफलता हासिल की। अब आगे का क्या लक्ष्य है कि 4 महाद्वीप होने के बाद में अब आगे और भी बढ़ना है या अब विराम देना है इस चढ़ाई को? कोशिश तो है कि 7 महाद्वीप मैं पूरे करूं, वो मैं धीरे धीरे करूंगी। मेन टारगेट माउंट एवरेस्ट का था, वो फतेह कर लिया। अब जो बाकी के 3 है उनको धीरे धीरे करेंगे। यहाँ जब पहुंची आप तो छत्तीसगढ़ में जो बेटी की स्थिति है, बेटी बचाओ की जो बात है, उसका भी आपने किया। जाने से पहले सीएम से आपने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में बेटियों को किस तरीके से चढ़ाई के लिए, मतलब इसके लिए, पर्वतारोहण के लिए, आपको लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है कि आप कुछ और बच्चियों को भी तैयार करें जिनका सपना हो ये? जी बिल्कुल, मेरी कोशिश तो हमेशा से यही है। मेरा मेन पहला लक्ष्य था कि मैं सबसे ऊंची चोटी फतेह करूं एक बार, और उसके बाद आने वाली जो बच्चियां हैं उनको और यूथ को मैं तैयार करूं इस फील्ड के लिए और उन्हें मोटिवेट कर पाऊं कि वो कैसे इस फील्ड को कर सकते हैं और इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी तो कोशिश भी ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट भी हो, जिससे कि और जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं उनको एक, जो मुझे नहीं मिल पाया, जो एक एनवायरनमेंट पर्वतारोहण का यहाँ मिलना चाहिए, वो उन्हें मिले। और हम तो देखते ही हैं कि हमारे रायगढ़ के आसपास में भी कई ऐसे पहाड़ हैं जहाँ रॉक क्लाइंबिंग भी की जा सकती है। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं उस फील्ड में उनके लिए कुछ कर पाऊँ। आर्थिक मजबूती कितनी जरूरी है, क्योंकि आप फाइनेंशियली घर से स्ट्रांग थी, आपको लगता है कि अगर जो सपना बच्चियां देख रही हैं, ये लड़कियां आना चाहती हैं, उनके लिए फिर क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है, कोई इंतजाम है कि वो वहां से सपोर्ट ले सकती हैं अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो? जी, अभी तक तो फिलहाल हमारे स्टेट में ऐसी कोई नीति नहीं है कि जहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए सपोर्ट किया जाए, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं मंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ कि वो आगे आने वाले टाइम में माउंटेनियरिंग को एज अ स्पोर्ट्स काउंट करें और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ रूल्स निकाले जिससे कि उन्हें भी सपोर्ट मिल पाए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अभी अगर कोई बच्चा आगे नहीं आ पा रहा है तो वो आर्थिक सपोर्ट ना होने की वजह से ही नहीं आ पा रहा है। मैंने भी इस बार जब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया तो फाइनेंशियली मेरी इस बार कंडीशन सही नहीं थी, तो क्राउड फंडिंग का मैंने मदद ली और साथ ही साथ हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने भी मुझे उसमें सपोर्ट किया और खेल मंत्री जी ने भी सपोर्ट किया। तो बस आगे आने वाले बच्चों के लिए भी यही कोशिश रहेगी कि उन्हें भी वो सपोर्ट मिले। बिल्कुल। पिछले समय से अगर हम वर्तमान की तुलना करते हैं तो अब बहुत ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए या पर्वतारोहण के लिए हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, उसमें एज क्राइटेरिया भी हम नहीं देख रहे हैं। क्या आपने देखा कि एज मैटर करती है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, अगर आप 40s के हैं, मैं पढ़ रही थी कि 50+ लोग भी चढ़ रहे हैं, तो क्या उम्र कोई इसके लिए सीमा निर्धारित करती है या सभी चढ़ सकते हैं? हाँ, मैं तो कहूंगी कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपका हार्ट हेल्दी है और आप रेगुलर वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, एक हेल्दी फिटनेस लेवल में है, तो आप जरूर क्लाइंब कर सकते हैं। बट डेफिनेटली एज इज अ बैरियर, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि आफ्टर 50s आपकी बॉडी कैसे उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर पाएगी, क्योंकि डेफिनेटली बहुत एडवर्स कंडीशंस है वहाँ की। छत्तीसगढ़ की, रायगढ़ की अब बेटी हैं और छत्तीसगढ़ सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। एकदम गर्म से निकलकर एकदम ठंडे में पहुंचना, क्या हमारी जो बॉडी है उसके लिए तैयार रहती है? इसको भी बहुत मेहनत करानी पड़ती है? बहुत मेहनत करवानी पड़ती है इसके लिए। और जैसा कि आपने बोला कि गर्म प्रदेश से निकल के मैं इतनी ठंडी जगह जाती हूँ, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। जब हम क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं तो बेस कैंप पहुंचने के बाद हम रोटेशन करते हैं, जिससे कि हम एक
5000 मीटर की हाइट से लगभग 7000 मीटर हाइट टच करते हैं और वहां की जो लो ऑक्सीजन एरिया है उसको टच करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी वहां का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट कर पाए। तो वो हमारे लिए हेल्पफुल भी रहता है और साथ में हमें ये पता भी चलता है कि उतनी कम ऑक्सीजन में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इसकी भी प्रैक्टिस कराते होंगे। यहाँ पर एक सवाल और है कि कई लोग शौकिया तौर पे पहाड़ चढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमारे में आत्मविश्वास है, हम फिट हैं, हम चढ़ जाएंगे। ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी पर्वतारोहण में? मैं तो कहूंगी कि सबसे ज्यादा रोल ट्रेनिंग का ही होता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में समझ सकते हैं कि माउंटेनियरिंग की क्या टेक्निकलिटीज हैं और क्या एडवर्स कंडीशंस हो सकती है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग करने के बाद में आप जब टेक्निकल माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा इस बार, और माउंटेनियरिंग ही गेम ऐसा है जो कि आपके एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। चलिए, तो आपने उस ट्रेनिंग से सफलता हासिल कर ली और मुझे लगता है आपने अपने मम्मी पापा का भी सपना आपने पूरा किया। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमने बातचीत की याशी जैन से, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे पहली, सबसे कम उम्र की लड़की हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, लोत्से की चढ़ाई की, और आगे भी सपना है कि वो और भी जो द्वीप बचे हुए हैं वहां की वो चढ़ाई करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।